आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैंकिंग मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीएएसए की तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए तैयारी करने के लिए और अच्छी तैयारी करने के लिए अगर बुक्स चाहिए तो आप बुक्स ले सकते हैं। सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स मिल जाएंगी, थ्योरी की बुक्स भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए। जो क्वेश्चंस हम ये वीडियोस में कवर कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस की बुक आपको मिल जाएगी। नाम है इस बुक का क्वेश्चन ओशन बुक। तो अगर आपको बुक चाहिए या फिर आपने अच्छे से तैयारी करने के लिए क्लासेस में जुड़ना है तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ क्लासेस में जुड़ सकते हैं और बुक्स भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMFM। RMFM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोली थी, जब भी फुल फॉर्म्स करनी है स्पेलिंग के साथ आपने बड़े अच्छे से ध्यान से इनको याद करना है। डिपार्टमेंटल लाइसेंस फॉर फ्रैंकिंग मशीन इज गिवन बाई हूम। फ्रैंकिंग मशीन के लिए विभागीय लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। फ्रैंकिंग मशीन दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, दूसरी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। उसी तरह से फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस तीन तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंटल। अगर हम डिपार्टमेंटल लाइसेंस की बात करें तो ये पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा दिया जाता है और बाकी दूसरे दो लाइसेंस इंडिविजुअल और कमर्शियल किसके द्वारा दिए जाते हैं? हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा दिए जाते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस? फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी बताया तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल, कमर्शियल, डिपार्टमेंटल। और फ्रैंकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और दूसरी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। Who can refuse or cancel the license of departmental franking machine without any reason? विभागीय फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को कौन बिना किसी कारण के मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है या उसको कैंसिल कर सकता है? तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी यानी कि पोस्ट मास्टर जनरल विभागीय लाइसेंस के लिए, फ्रैंकिंग मशीन का जो डिपार्टमेंटल लाइसेंस होगा उसके लिए रिफ्यूज कर सकता है या उसको कैंसिल भी कर सकता है। बट इज वैलिडिटी एंड फीस फॉर फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस? फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के लिए वैधता और शुल्क क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेता है कितने समय तक ये वैलिड रहता है? 5 साल तक ये वैलिड रहता है। और इसकी फीस की बात करें तो फीस होगी 375 रुपये, 375 रुपीज़। हाउ मच एनुअल रेंट and postage amount can we deposit in advance for franking machine? फ्रैंकिंग मशीन का वार्षिक किराया और डाक शुल्क किस सीमा तक अग्रिम में जमा किया जा सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, मिनिमम 2000 रुपये और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। फॉर अ फ्रैंकिंग मशीन यू कैन डिपोजिट अ मिनिमम ऑफ ₹2000 एज एडवांस डिपोजिट। अगर आप फ्रैंकिंग मशीन के लिए एडवांस डिपोजिट करते हैं 2000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट किया जा सकता है एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ ₹1000। तो पहली बार जो आप डिपॉजिट करेंगे वो न्यूनतम 2000 रुपये होगा। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट यानी कि बाद में 2000 रुपये पहली बार कर दिया, उसके बाद जब भी आप इसमें एडवांस डिपॉजिट करेंगे मिनिमम आप 1000 रुपये कर सकते हैं। 1000 रुपये से ज़्यादा करना चाहते हैं 100 रुपये के मल्टीपल में जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है एडवांस डिपॉजिट की। You need to pay a sum of ₹2000 as advance postage for the machine to be set or reset।
मशीन को सेट या रीसेट करने के लिए आपको 2,000 रुपये का अग्रिम डाक शुल्क देना होगा। मिनिमम अमाउंट फॉर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट टू सेट और रीसेट मशीन इज ₹1,000 प्लस मल्टीपल ऑफ ₹100। इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन को आपने सेट या रीसेट करना है तो पहली बार 2,000 रुपये, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो भी आप डिपॉजिट करेंगे 1,000 रुपये रहेगा। इससे ज़्यादा करना है तो 100 रुपये के मल्टीपल में कर सकते हैं। There is no upper limit on the amount of advance deposits that can be deposited. Important point है, जमा की जाने वाली अग्रिम डाक राशि की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कि आप एडवांस जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। 100 रुपये के मल्टीपल में इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी। The authorization for each franking machine may be renewed every year on payment of a fees of ₹1,000। प्रत्येक फ्रैंकिंग मशीन के लिए प्राधिकरण को हर साल रिन्यू किया जाता है, जिसके लिए 1,000 रुपये की फीस का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आफ्टर द फर्स्ट रिचार्ज द सेकंड रिचार्ज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन विल बी हाउ मच। पहले रिचार्ज के बाद फ्रैंकिंग मशीन का दूसरा रिचार्ज कितने रुपए का होगा। तो पहली बार जो रिचार्ज होगा वो कितने का होगा, न्यूनतम 2,000 रुपये का होगा। सब्सीक्वेंट पहली बार रिचार्ज करने के बाद जब आप दूसरा रिचार्ज करेंगे तो वो मिनिमम 1,000 रुपये का होगा, और उसके बाद इससे ज़्यादा का अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं 100 रुपये के मल्टीपल में, यानी कि 1,100 रुपये का कर सकते हैं, 1,200 रुपये का कर सकते हैं। इस तरह से जिस सीमा तक चाहे आप रिचार्ज कर पाएंगे। When franking machine is sent for repair, the post office will remove which of the following। फ्रैंकिंग मशीन को मरम्मत के लिए भेजे जाने पर डाकघर उसमें से क्या चीज़ को निकाल लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी फ्रैंकिंग मशीन को रिपेयर के लिए भेजा जाता है, फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई को निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई को निकाल लिया जाता है। बट इज द पर्पस ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू रिमूव द लाइसेंस डाई फ्रॉम द फ्रैंकिंग मशीन व्हेन इट इज सेंट फॉर रिपेयर। तो जब भी फ्रैंकिंग मशीन को मरम्मत के लिए भेजा जाता है तो डाकघर द्वारा उसमें से क्या निकाला जाता है, लाइसेंस डाई को निकाला जाता है। अब इस लाइसेंस डाई को उस फ्रैंकिंग मशीन से निकालने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों उस डाई को निकाला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आएगा। टू एंश्योर दैट द मशीन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनऑथराइज्ड पोस्टेज ड्यूरिंग द रिपेयर पीरियड, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मरम्मत अवधि के दौरान मशीन का उपयोग अनअधिकृत डाक के लिए ना किया जाए, ताकि आप उसका कोई भी मिसयूज ना करें, इसलिए उसकी लाइसेंस डाई को निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन फ्रैंकिंग मशीन इज सेंट फॉर रिपेयर। जब भी फ्रैंकिंग मशीन को मरम्मत के लिए भेजा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मशीन इज सेंट टू द पोस्ट ऑफिस वेयर द डेली डॉकेट रजिस्टर इज मेंटेन्ड। तो फ्रैंकिंग मशीन को जब भी मरम्मत के लिए भेजा जाएगा कौन से डाकघर में भेजा जाएगा, तो जहां फ्रैंकिंग मशीन के लिए डेली डॉकेट रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है उसी डाकघर में इसको रिपेयर के लिए भेजा जाएगा। द पोस्ट ऑफिस रिमूव्स द लाइसेंस डाई फ्रॉम द मशीन। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उस मशीन में से जो रिपेयर के लिए आई है लाइसेंस डाई को निकाल लेगा। मशीन इज देन सेंट फॉर रिपेयर। फिर लाइसेंस डाई को निकाले जाने के बाद मशीन को रिपेयर के लिए भेजा जाता है। द रीसेटिंग ऑफ द क्रेडिट मीटर्स ऑफ द मशीन्स विल बी डन एट द पोस्ट ऑफिस। मशीनों के क्रेडिट मीटर की पुनः सेटिंग डाकघर में की जाती है, यानी कि उसमें जो भी आपकी डाइज होती हैं उनको उनकी क्रेडिट किया जाता है, उनमें जमा किया जाता है। तो ये रीसेटिंग जो की जाती है क्रेडिट मीटर्स की डाकघर में की जाती है। सभी पॉइंट इसके बारे में सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आएगी।
हु इज द फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस अथॉरिटी, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस प्राधिकरण कौन है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जिसके द्वारा फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी किया जाता है वही फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस अथॉरिटी होगा, यानी कि हेड ऑफ डिवीजन। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, वहां पे हमने पोस्ट मास्टर जनरल आंसर किया, तो ध्यान रखना है कौन कौन सी फ्रैंकिंग मशीन के लिए या कौन कौन से फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के लिए अथॉरिटी कौन रहेगी। तो अगर हम डिपार्टमेंटल की बात करें, इसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है पोस्ट मास्टर जनरल। फिर अगर हम बात करें इंडिविजुअल और कमर्शियल लाइसेंसेस की, ठीक है, इंडिविजुअल और कमर्शियल लाइसेंसेस के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, हेड ऑफ डिवीजन सुप्रिटेंडेंट रहेगा, क्योंकि इनके लिए जो लाइसेंस है हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन सिर्फ हेड ऑफ डिवीजन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी विल बी द अथॉरिटी दैट इज ऑथराइज्ड टू इशू और रीन्यू और सस्पेंड और कैंसिल लाइसेंस फॉर द फ्रैंकिंग मशीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी कि फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण कौन होगा, तो ऐसा अधिकारी जिसे फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस जारी करने, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रीन्यू करने या उसको सस्पेंड करने या उसको कैंसिल करने की अथॉरिटी होगी। ऐसा अधिकारी जिसके पास फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को जारी करने, रीन्यू करने, सस्पेंड या कैंसिल करने की अथॉरिटी होगी, वो अधिकारी फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरह काम करेगा। दिस शैल बी, और ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है कौन कौन हो सकता है। अब यहाँ पे तो सिंपल हेड ऑफ डिवीजन लिखा है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर क्या होगा, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन कौन हो सकता है, पोस्टल डिवीजन का हेड यानी कि सुपरिटेंडेंट हो सकता है। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर ऑफ द ऑफिस, इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो सकता है फ्रैंकिंग मशीन के लिए। इसके अलावा डायरेक्टर्स मुंबई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली जीपीओ और ऑफिसर्स कमांडिंग पोस्टल और एसडीएस यूनिट एसबीपीओ विद इन हुज जुरिडिक्शन द मशीन इज लोकेटेड। तो इनमें से जिसके भी अधिकार क्षेत्र में फ्रैंकिंग मशीन लोकेट होगी, स्थित होगी, वही उस फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरह रहेंगे। ये कंप्लीट आंसर आपने याद करना है। आगे चलते हैं। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स सेंडर ब्रिंग्स विद हिम विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रैंक लेख भेजने वाला अपने साथ क्या लाता है। अब जब भी किसी के द्वारा आर्टिकल्स को फ्रैंक किया जाता है, यानी कि डाक शुल्क के भुगतान के लिए फ्रैंक इंप्रेशन जब भी डाक वस्तुओं के ऊपर लगाई जाती है, तो ऐसे आर्टिकल डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और ऐसे आर्टिकल जब काउंटर के ऊपर प्रस्तुत किए जाते हैं, उन आर्टिकल्स के साथ क्या क्या लेके आना चाहिए। एक तो विंडो टिकट लेके आनी चाहिए, दूसरी एसओएम की फुल फॉर्म अच्छे से याद करना, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग, ये दोनों चीजें लेके आनी होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। विंडो टिकट और एक है डिलीवरी टिकट, दोनों में फर्क है। विंडो टिकट किसके लिए होती है, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारी के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि की पहचान के लिए होती है। अब क्योंकि जिसने लाइसेंस लिया है जरूरी नहीं वही अपने आर्टिकल पोस्ट करने के लिए आएगा, उसकी जगह पे उसका रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव या उस प्रतिनिधि की पहचान के लिए विंडो डिलीवरी टिकट दी जाती है फ्रैंकिंग मशीन के मामले में। और डिलीवरी टिकट किसके संबंध में दी जाती है, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग के संबंध में दी जाती है। थ्योरी में अच्छे से बताया था। तो उसको दो चीजें लेके आनी है, एक विंडो डिलीवरी टिकट, दूसरी स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। विंडो डिलीवरी टिकट इज इशूड बाय हूम, विंडो डिलीवरी टिकट किसके द्वारा जारी की जाती है। इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। अब इसका आंसर ये कैसे करेक्ट आएगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी वही विंडो डिलीवरी टिकट को जारी करती है। इनके सुपरिटेंडेंट के बारे में हमने किया, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अब अगर आपके पास दो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन किया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, अब हमने कर लिया आंसर कि मान लो सुपरिटेंडेंट है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि जो डिपार्टमेंटल लाइसेंस लिया जाता है फ्रैंकिंग मशीन के लिए, तो वहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगा, पोस्ट मास्टर जनरल। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगा फ्रैंकिंग मशीन के लिए, आप क्या पोस्ट मास्टर जनरल को सही करेंगे या आप डिविजनल हेड को, तो आपने डिविजनल हेड को करेक्ट करना है। जब तक आपसे स्पेसिफिकली ये नहीं पूछा
पूछा है कि भाई बताओ डिपार्टमेंटल जो लाइसेंस होता है फ्रैंकिंग मशीन का उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, तब आप पोस्ट मास्टर जनरल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर क्या रहेगा, सुपरिटेंडेंट रहेगा। The ticket serves as identification for the licenses agent, enabling them to post office franked articles at the designated post office window। तो यह टिकट लाइसेंस धारी के एजेंट की पहचान का काम करता है, यानी कि विंडो डिलीवरी टिकट किस चीज़ के लिए दी जाती है, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारी के एजेंट की या रिप्रेजेंटेटिव की पहचान के लिए दी जाती है। During a reset of a franking machine, the licensee brings with him। फ्रैंकिंग मशीन के रीसेट के दौरान लाइसेंस धारी अपने साथ क्या लेके आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जब भी फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट करना होता है तो फ्रैंकिंग मशीन लेके आनी है, क्योंकि इसको रीसेट करना है। फ्रैंकिंग मशीन, रिकॉर्ड बुक और विंडो डिलीवरी टिकट, ये तीनों चीज़ें लेके आनी होती हैं। Which machine is known as डिजी फ्रैंक प्लस मशीन? कौन सी मशीन को डिजी फ्रैंक प्लस मशीन कहा जाता है, तो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को डिजी फ्रैंक प्लस मशीन कहा जाता है। दो मशीन हमने कर ली, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, दूसरी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। तो ये जो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन होती है उसको डिजी फ्रैंक प्लस मशीन भी कहा जाता है। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन हैव 2 डाइज। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं, क्योंकि ये बहुत आसान लगते हैं, हमेशा गलत होते हैं। अब हमने बुक बनाई थी, पिछले साल भी ये क्वेश्चन था, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने बोला ये आंसर गलत है, क्यों, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर ट्रू सोचा तो आपका भी गलत। अब कैसे, क्योंकि जो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन होती है उसमें डाइज होती ही नहीं है, उसमें क्या होते हैं, मीटर होते हैं। एक असेंडिंग मीटर होता है, दूसरा डिसेंडिंग मीटर होता है, आरोही और अवरोही 2 मीटर होते हैं। और डाइज की बात करें तो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में होती हैं। तो इसका करेक्ट क्या आंसर आएगा, बी आएगा। फॉर ऑफिशियल पोस्ट सर्विस वर्ड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आधिकारिक डाक के लिए सेवा शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? तो जब भी ऑफिशियल पोस्ट या आधिकारिक डाक भेजी जाती है उसके ऊपर अगर फ्रैंकिंग इंप्रेशन लगाई जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑफिशियल पोस्ट है या आधिकारिक डाक है? तो उसके ऊपर सर्विस वर्ड लिखा होगा, सर्विस वर्ड प्रिंट किया हुआ होगा। तो ये जो सर्विस वर्ड होता है कहाँ से इसकी इंप्रेशन आती है, इन फ्रैंकिंग मशीन्स लाइसेंस डाई। फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई में सर्विस शब्द होता है जो ये पहचान करवाता है कि ये ऑफिशियल पोस्ट है, आधिकारिक डाक है। Where the impression of frank is make on an article, किसी भी डाक वस्तु पर फ्रैंकिंग की इंप्रेशन कहाँ पर लगाई जानी चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी, इन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर। किसी भी डाक वस्तु के ऊपर फ्रैंक इंप्रेशन कहाँ पे लगाई जाएगी, जहाँ पर डाक वस्तु के ऊपर डाक टिकट चिपकाए जाते हैं वहीं पर फ्रैंकिंग इंप्रेशन भी लगाई जाएगी। हाउ मैनी इंप्रेशंस ऑफ वैल्यू डाई कैन बी मेड ऑन एन आर्टिकल? किसी लेख पर वैल्यू डाई की कितनी इंप्रेशंस हो सकती हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी, मे बी मोर देन 1 इंप्रेशन ऑन 1 आर्टिकल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आर्टिकल के ऊपर जब फ्रैंक इंप्रेशन लगाई जाती है उसके ऊपर वैल्यू डाई की 1 से ज़्यादा इंप्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन लाइसेंस डाई की सिर्फ एक ही इंप्रेशन होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा इंप्रेशन लाइसेंस डाई की नहीं हो। Which फ्रैंकिंग मशीन हैज इंप्रेशन ऑफ रेड कलर? किस फ्रैंकिंग मशीन की लाल रंग की इंप्रेशन होती है? इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन की। ये ऑप्शन करेक्ट आएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट, फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन कौन से रंग की होती है, तब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो रेड कलर की होती है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। Franking machine will be set or reset by an officer of the department not below the rank of। अब फ्रैंकिंग मशीन को विभाग के एक अधिकारी द्वारा सेट या रीसेट किया जाता है। जिस अधिकारी के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट किया जाता है उसका रैंक किससे नीचे का नहीं होना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए जिस अधिकारी के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट किया जाएगा।
फ्रैंक्ड आर्टिकल्स इफ फाउंड पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, अगर फ्रैंक किए हुए लेख पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में पाए जाते हैं तो क्या किया जाएगा, उनको अनपेड माना जाएगा और अनपेड मानकर उनके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स इफ पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस दे विल बी ट्रीटेड एज अनपेड एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली, उनको क्या माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा, यानी उनके ऊपर उनको इस तरह से माना जाएगा कि उनके ऊपर आपने डाक शुल्क का भुगतान नहीं किया है और उसी के अनुसार उनके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। विच फ्रैंकिंग मशीन हैव ब्लू कलर इम्प्रेशन, किस फ्रैंकिंग मशीन की इम्प्रेशन ब्लू कलर की होती है, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन की, RMFM की। The amount for which first recharge of a franking machine is done, वह राशि क्या है जिसके लिए फ्रैंकिंग मशीन का फर्स्ट रिचार्ज किया जाता है। तो न्यूनतम पहला जो रिचार्ज होगा वो 2000 रुपये के लिए, न्यूनतम नहीं, ये फिक्स है कि पहला जो रिचार्ज है वो 2000 रुपये के लिए ही होगा। सब्सिक्वेंट आप जो रिचार्ज करेंगे वो न्यूनतम 1000 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा आप जितना चाहे उतना करवा सकते हैं। किसके मल्टीपल में, 100 रुपये के मल्टीपल में। पोस्ट ऑफिस ग्रांट रिसिप्ट फॉर एनी मनी पेड वाइल लाइसेंसी ऑन, डाकघर लाइसेंस धारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी पैसे के लिए एक रसीद देता है। कौन सी फॉर्म के ऊपर, ACG 67 के ऊपर। तो जब भी क्या होता है, कोई भी लाइसेंसी के द्वारा मनी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, उनके लिए लाइसेंसी को एक रिसिप्ट दी जाती है ACG 67 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द कमीशन और रिवेट विच इज गिवन फॉर फ्रैंकिंग आफ्टर 5000 रुपीज, 5000 रुपये के बाद फ्रैंकिंग मशीन के लिए दिया जाने वाला कमीशन या छूट क्या होगी, 3% का रिवेट दिया जाता है। एक्सप्रेशन डिसेंडिंग मीटर इज रिलेटेड टू, अवरोही मीटर का संबंध किससे है, तो अभी हमने ऊपर क्या कि रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में 2 मीटर होते हैं। कौन कौन से मीटर होते हैं, असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड ओनली टू पोस्ट ऑफिसेज विच आर ऑथराइज्ड बाय हूम, फ्रैंक किए गए लेख केवल 2 डाकघरों में पोस्ट किए जा सकते हैं जो किसके द्वारा अधिकृत होंगे। अब जब भी आप क्या करते हैं, आर्टिकल्स के ऊपर पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए फ्रैंकिंग इम्प्रेशन का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से फ्रैंक किए हुए लेखों को मैक्सिमम आप 2 डाकघरों में पोस्ट कर सकते हैं और इन 2 डाकघरों को सुपरिटेंडेंट के द्वारा लाइसेंस में निर्दिष्ट किया जाता है कि ये 2 डाकघर रहेंगे, यहाँ पर आप फ्रैंक किए हुए लेखों को पोस्ट कर सकते हैं। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज गिवन बाय हुम, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस होता है हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। हाउ द टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंकिंग इम्प्रेशन इज रिटन, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन का या फ्रैंक की शाप का कुल मूल्य कैसे लिखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। इन फिगर्स विद रेड इंक, लाल स्याही से फिगर्स में या आंकड़ों में लिखा जाएगा। द टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंकिंग इम्प्रेशन और इम्प्रेशंस should be written in figures in red ink on the cutout level below the printed name and address of the sender। तो फ्रैंकिंग इम्प्रेशन जब भी लगाई जाएगी तो फ्रैंक इम्प्रेशन का जो टोटल मूल्य होगा कि कितने रुपए के लिए किसी आर्टिकल के ऊपर फ्रैंकिंग की गई है उसको कहाँ पे लिखा जाता है, प्रेषक के प्रिंटेड नाम और पते के नीचे का कट आउट लेवल होता है, उस लेवल पर लाल स्याही से फिगर्स में या अंकों में इसको लिखा जाएगा। बट इज द एक्सपायर्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस फीस, समय सीमा समाप्त फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस शुल्क क्या है, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन के लिए जो लाइसेंसिंग अवधि है वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद ठीक है वो लाइसेंस क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, समय सीमा उसकी समाप्त हो गई। उसके बाद अगर उसको रीन्यू करना है तो कितने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि फ्रैंकिंग मशीन के लिए जो फीस है या उसके लाइसेंस के लिए जो फीस है वो 375 रुपये है। अगर आप उसको समय से रीन्यू नहीं करते हैं, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, उसको फिर रीन्यू करने के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि 475 रुपीज़ देने होंगे।
मैक्सिमम प्राइस अप टू विच फ्रैंकिंग कैन बी डन, किसी आर्टिकल के ऊपर मैक्सिमम किस सीमा तक आप फ्रैंकिंग कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, अनलिमिटेड। किसी डाक वस्तु के लिए जिस मर्जी सीमा तक आप फ्रैंकिंग कर सकते हैं, यानी कि मैंने अगर किसी आर्टिकल के ऊपर 1000 रुपये के पोस्टेज चार्जेस देने हैं तो मैं उसके ऊपर 1000 रुपये की फ्रैंक इंप्रेशन लगा सकता हूं। इसका मतलब आप जिस सीमा तक चाहें उस सीमा तक डाक वस्तुओं के लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करते समय फ्रैंक इंप्रेशन का यूज कर सकते हैं। हाउ मैनी लाइसेंस डाई इम्प्रेशंस कैन देयर बी ऑन एन आर्टिकल, किसी लेख पर लाइसेंस डाई की कितनी इम्प्रेशन हो सकती है। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि किसी भी डाक वस्तु के ऊपर लाइसेंस डाई की सिर्फ एक इम्प्रेशन हो सकती है, वैल्यू डाई की एक से ज़्यादा इम्प्रेशन हो सकती है। विच लाइसेंस कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन, कौन से लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता। 3 तरह के लाइसेंस की हमने बात की, इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंटल। पहली 2 तरह के जो लाइसेंस हैं इंडिविजुअल और कमर्शियल, इनके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल या विभागीय लाइसेंस के लिए आपको काउंटर पर ही आवेदन करना होगा। फ्रैंकिंग मशीन इज, फ्रैंकिंग मशीन कैसी मशीन है, तो एक स्टैंपिंग मशीन है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इंप्रेशन लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। Which of the following is not the type of franking machine license, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। 3 तरह के फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस होते हैं, इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंटल। पोस्टल लाइसेंस इस तरह का कोई लाइसेंस नहीं होता है। How many copies of SOM bring by sender with him while posting of franked articles, फ्रैंक लेखों को पोस्ट करते समय प्रेषक अपने साथ SOM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। तो जब भी प्रेषक के द्वारा फ्रैंक किए हुए लेखों को पोस्ट किया जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग की कितनी कॉपीज वो अपने साथ लाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगी, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग की 2 कॉपीज अपने साथ लेकर आता है। फ्रैंकिंग मशीन इज टू बी गेटिंग फ्रॉम, फ्रैंकिंग मशीन कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए, तो ऐसी फर्म जो डायरेक्टर जनरल द्वारा अधिकृत होगी। डायरेक्टर जनरल द्वारा अधिकृत फर्म से ही आपको फ्रैंकिंग मशीन प्राप्त करनी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, फ्रैंकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, लाइसेंस 3 प्रकार के, मशीन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, EFM इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, RMFM रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन हैज़ हाउ मैनी डाइज। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना कि रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाइज होती हैं। इसमें कोई डाइज नहीं होती है, 0। तो इसमें होता क्या है, इसमें मीटर होते हैं, एक असेंडिंग मीटर, दूसरा डिसेंडिंग मीटर। For being recognized valid, the impression of a franking machine should consist of which of the following, किसी भी फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन को अगर वैलिड आप चाहते हैं कि वो वैलिड मानी जाए तो उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो उसमें लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई दोनों चीज़ें होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आएगा। लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन यूज्ड, प्रत्येक उपयोग की जाने वाली फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, आवश्यक है। बिना लाइसेंस के फ्रैंकिंग मशीन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। Franked articles should be tendered at the counter, bundled in separate bundles according to which of the following, निम्नलिखित में से किसके अनुसार फ्रैंक किए गए लेखों को अलग अलग बंडलों में बंडल करके काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स। जो भी आर्टिकल फ्रैंक किए जाते हैं उनको पोस्ट करने के लिए आप उन्हें डाकघर काउंटर पर प्रस्तुत करेंगे। और डाकघर काउंटर पर ऐसे आर्टिकल्स को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, बंडल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो बंडल बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स, फ्रैंक मूल्य के अनुसार ये बंडल बनाए जाते हैं। यानी कि 5-5 रुपए की फ्रैंकिंग जिन आर्टिकल्स के ऊपर है उनका अलग बंडल बनेगा, 10 रुपए की फ्रैंकिंग जिनके ऊपर है उनका अलग बंडल बनेगा। फ्रैंकिंग इंप्रेशंस आर रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स शुड बी, डाक लेख पर दर्ज की गई फ्रैंकिंग की छाप कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ब्राइट रेड कलर में, क्लियर और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी।
द इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन शुड बी एट विच कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल, फ्रैंकिंग मशीन की शार्प वस्तु के किस कोने पर होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर के ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए डाक टिकट कहाँ लगाए जाते हैं, राइट हैंड टॉप कॉर्नर। तो फ्रैंकिंग मशीन के इंप्रेशन भी क्यों लगाई जाती है, डाक शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से, तो ये भी राइट हैंड में, राइट हैंड अपर कॉर्नर के ऊपर लगाई जाएगी। आगे चलते हैं, पिटनी बोवेज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पिटनी बोवेज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है। पिटनी बोवेज क्या है, इज अ वेल नोन कंपनी प्राइमरली एसोसिएटेड विद फ्रैंकिंग मशीन्स एंड अदर मेलिंग इक्विपमेंट्स। पिटनी बोवेज एक प्रसिद्ध कंपनी है जो मुख्य रूप से फ्रैंकिंग मशीनों और अन्य मेलिंग उपकरणों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी टू टाइप्स ऑफ डाइज इन दी फ्रैंक्ड मशीन्स, फ्रैंकिंग मशीन में कौन से दो प्रकार की डाइज होती हैं। तो इसमें वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, ये दो डाइज होती हैं। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। आर्टिकल्स वेयरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट्स, ऐसे लेख जिन पर पिछली तारीख की फ्रैंक इंप्रेशन हो, उनको क्या किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, अगर आप क्या करते हैं, फ्रैंक इंप्रेशन अगर पिछली डेट की है, आर्टिकल उसको आप प्रस्तुत करते हैं पोस्ट ऑफिस काउंटर पर। अब मान लीजिए आप 15 तारीख को एक आर्टिकल फ्रैंक किया हुआ पोस्ट ऑफिस काउंटर पर प्रस्तुत करते हैं और उसके ऊपर जो इंप्रेशन लगी है वो 14 तारीख की लगी हुई है, यानी कि बिल्कुल पिछली डेट की फ्रैंक इंप्रेशन उसके ऊपर लगी है। लेकिन जो लाइसेंस डाई की इंप्रेशन है वो 15 तारीख की है, तो इस तरह के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी आर्टिकल्स जिनके ऊपर पिछली डेट की फ्रैंक इंप्रेशन लगी है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। The franking machine user can get approved from the licensing authority as many slogans and advertisement as he desires, provided the number of slogans or advertisements to be used on one article is not beyond। फ्रैंकिंग मशीन उपयोगकर्ता जितने स्लोगन और विज्ञापन चाहे उतने लाइसेंसिंग अथॉरिटी से स्वीकृत करवा सकता है। अब देखो क्या होता है, फ्रैंकिंग मशीन का जो यूज़र होता है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट फ्रैंकिंग इंप्रेशन के साथ दे सकता है। अब वो जितने मर्जी स्लोगन या जितने मर्जी विज्ञापन चाहे लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अप्रूव करवा सकता है कि मैं ये भी दे सकता हूँ, ये स्लोगन या एडवर्टाइजमेंट भी दे सकता हूँ, लेकिन एक लेख पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्लोगन या विज्ञापनों की संख्या मैक्सिमम एक हो सकती है। यानी कि एक आर्टिकल के ऊपर सिर्फ एक स्लोगन या एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। आप चाहे जितने मर्जी अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन एक आर्टिकल के ऊपर सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट या एक ही स्लोगन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। The period within which the renewal of the remotely managed franking machine license has to be done before the expiry of license, वे अवधि जिसके भीतर लाइसेंस की समाप्ति से पहले रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का नवीकरण किया जाना चाहिए, वो अवधि क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 1 महीना। You need to intimate the renewal process for your remotely managed franking machine license at least 1 month before the expiry date। तो जब भी फ्रैंकिंग मशीन है, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन अगर है, तो उसके लाइसेंस के जो नवीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि अगर आपने फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस लिया है, 5 साल की उसकी वैलिडिटी रहेगी, तो 5 साल की अवधि पूरी होने से 1 महीना पहले ही आपको उसके नवीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए ताकि समय से उसको रीन्यू किया जा सके। remotely managed franking machine needs to be reset when the credit falls to। remotely managed franking machine को रीसेट करने की आवश्यकता कब होती है, जब उसका क्रेडिट 100 रुपये से कम हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। A renewal of the remotely managed franking machine license has to be done 1 month before the expiry of the license. Failure to do so will incur an additional charge of how much।
तो लाइसेंस की समाप्ति से 1 महीने पहले रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का नवीकरण किया जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, और ये चार्जेस कितने होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो जब भी आप फ्रैंकिंग मशीन किराए पर लेते हैं 100 रुपया उसके चार्जेस बनते हैं, और 375 रुपये 375 रुपीज़ उसके चार्जेस बनते हैं। रिन्यूएबल के लिए, उसके नवीकरण के लिए भी आपसे सेम चार्जेस लिए जाते हैं अगर आप उसको समय से रिन्यू करते हैं। लेकिन अगर लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, 475 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे। If there is any error on franking impression, the refund can be claimed by firm or institute within and of deduction on face value। यदि फ्रैंकिंग इम्प्रेशन में कोई त्रुटि है तो फर्म या संस्थान द्वारा अंकित मूल्य पर कटौती के और कितने भीतर रिफंड का दावा किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। 3 महीने के भीतर इस तरह के रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, और फेस वैल्यू के ऊपर 5% की डिडक्शन होगी। अंकित मूल्य जो भी होगा उसके ऊपर 5% की डिडक्शन होगी। Which kind of articles can be franked with the franking machine? फ्रैंकिंग मशीन से किस तरह के आर्टिकल्स को फ्रैंक किया जा सकता है? तो इसमें आप चाहे प्राइवेट आर्टिकल्स हों, चाहे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स हों, हर तरह के आर्टिकल्स को फ्रैंक किया जा सकता है। Where we can use फ्रैंकिंग मशीन, हम फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ओनली इन दैट पर्टिकुलर पोस्टल डिवीजन इन विच फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड। जिस डिवीजन में, जिस मंडल में आपको फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस मिलता है, उसी डिवीजन के भीतर आप फ्रैंकिंग मशीन को यूज कर सकते हैं। With the last dispatch of the day or on the close of the working hours of the day, licensee of the franking machine will be required to tender at the post office of posting। तो जब भी दिन का अंतिम प्रेषण आप करेंगे, यानी कि फ्रैंक किए हुए आर्टिकल्स को जब दिन में लास्ट बार आप पोस्ट करेंगे, या फिर जो भी व्यावसायिक घंटे हैं या जो भी वर्किंग आवर्स हैं उनकी समाप्ति होने पर, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंसी को पोस्टिंग कार्यालय में कौन कौन सी चीज़ें प्रस्तुत करनी होती हैं, तो उसको वहाँ पे डेली डॉकेट प्रस्तुत करना होता है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो डेली डॉकेट होता क्या है, इसके बारे में 2-3 जगह पे आ गया कि डेली डॉकेट प्रस्तुत करना है ये वो, या रिपेयर के लिए भेजनी है, तो जहाँ पे फ्रैंकिंग मशीन के लिए डेली डॉकेट रखा जाता है वहीं पे इसको रिपेयर के लिए भेजा जाएगा। तो विद द लास्ट डिस्पैच ऑफ द डे or on the close of business hours, the licensee of a franking machine must tender a daily docket duly filled in, signed and dated at the office of posting। दिन के अंतिम प्रेषण के साथ, यानी कि जब आप लास्ट डिस्पैच करेंगे फ्रैंक्ड आर्टिकल्स का, या व्यावसायिक घंटों के समापन पर, समाप्ति पर, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंसधारी को डाक कार्यालय में विधिवत तरीके से भरा हुआ हस्ताक्षरित और दिनांकित दैनिक डॉकेट प्रस्तुत करना होगा। अब ये डेली डॉकेट क्या होता है? एज अ फॉर्म, ये एक प्रपत्र है दैट द लाइसेंसी ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन इज रिक्वायर्ड टू फिल आउट, साइन एंड डेट एंड सबमिट टू पोस्ट ऑफिस एट द एंड ऑफ द डे। तो डेली डॉकेट एक क्या होता है? प्रपत्र होता है, फॉर्म होता है, और इस फॉर्म को लाइसेंसधारी दिन के अंत में भरकर उसके ऊपर हस्ताक्षर करके और डेट डालकर डाकघर में जमा करता है। डेली डॉकेट सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन्स यूसेज एंड द पोस्टेज अप्लाइज टू मेल एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। तो फ्रैंकिंग डॉकेट जो होता है, दैनिक डॉकेट जो होता है, फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग डाक पर लागू डाक शुल्क के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। यानी कि आपने फ्रैंकिंग मशीन का कितना यूज़ किया और कितना डाक शुल्क आपने डाक के ऊपर लगाया है या फ्रैंक इंप्रेशन किया है, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे जवाबदेही और उचित रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित होती है। Who reserves to himself the right of refusing or cancelling a license for automatic franking machine।
फ्रैंकिंग मशीन जो होती है, ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन, तो इसके लिए लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार किसके पास आरक्षित होता है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ये अधिकार होता है। वो फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं या फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकते हैं। एनी अरेंजमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी मेड बिटवीन द, फ्रैंकिंग मशीन के रख रखाव की कोई भी व्यवस्था किसके बीच में की जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। लाइसेंसी और उस फर्म के बीच में जो फ्रैंकिंग मशीन को सप्लाई करती है। Each franking machine will be sealed by the supplier before being delivered and the post office will affix which seal at the bottom of machine। प्रत्येक फ्रैंकिंग मशीन को डिलीवरी से पहले आपूर्तिकर्ता द्वारा सील कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी फ्रैंकिंग मशीन की डिलीवरी दी जाती है, जो फ्रैंकिंग मशीन सप्लाई की जाती है, तो सप्लायर के द्वारा उसके ऊपर एक सील लगाई जाती है और फिर डाकघर भी उस मशीन के नीचे एक सील लगाता है। तो कौन सी सील लगाई जाती है? करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा लेड सील या शीशे की सील लगाई जाती है। द पोस्ट ऑफिस विल अफिक्स इट्स ओन सील स्पेसिफिकली अ collector of stamps seal or a similar seal indicating official verification at the bottom of franking machine in addition to supplier's seal। तो फ्रैंकिंग मशीन जब सप्लाई की जाती है तो उसके ऊपर सप्लायर की सील लगी होती है और दूसरी डाकघर के द्वारा उसके ऊपर लेड सील लगाई जाती है। The franking machine user will pay the advance sum representing the amount of advance postage for which he wishes the machine to be set or reset। The minimum advance payment will be, ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन उपयोगकर्ता को एडवांस में एक राशि का भुगतान करना होगा जिस राशि के लिए वो मशीन को सेट या रीसेट करना चाहता है। तो ये जो न्यूनतम एडवांस डिपॉजिट होगा कितने रुपए का होगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। 2000 रुपये का फर्स्ट सेटिंग ऑफ द मशीन आफ्टर इशू ऑफ लाइसेंस। तो पहली बार जब लाइसेंस जारी किया जाएगा और पहली बार जब इसको सेट करेंगे तो 2000 रुपये। उसके बाद मिनिमम जो एडवांस डिपॉजिट आप करेंगे सब्सिक्वेंट 1000 रुपये का, और इससे ज़्यादा का करना है तो 100 रुपये के मल्टीपल में। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Any change in location of the franking machine except in the case of repair shall be notified to the, मरम्मत के मामलों को छोड़कर फ्रैंकिंग मशीन के स्थान में कोई भी बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो उस बदलाव के बारे में किसको सूचित किया जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो फ्रैंकिंग मशीन की अगर रिपेयर करनी है तो आपको ये सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और कंडीशन में फ्रैंकिंग मशीन की लोकेशन में कोई भी चेंज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपने पोस्टल डिवीजन के हेड को भी और ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भी बताना है। पोस्टल डिविजनल हेड क्योंकि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अब जहां से आर्टिकल आप पोस्ट करते हैं उस कार्यालय को भी आपने इस चीज के बारे में बताना होता है। Which of the following is given for the identification of licenses servant or representative? फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंसधारी होते हैं उसके सर्वेंट या रिप्रेजेंटेटिव की पहचान के लिए क्या दिया जाता है? कोई भी लाइसेंसधारी होगा, अब उसके पास तो समय नहीं होगा कि वो पोस्ट ऑफिस में आकर स्वयं पोस्टिंग करे, तो वो क्या करेगा? अपना किसी सर्वेंट को भेजेगा या रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा। अब पोस्ट ऑफिस में उसके सर्वेंट या रिप्रेजेंटेटिव की पहचान कैसे होगी? तो इसके लिए लाइसेंसधारी को एक विंडो डिलीवरी टिकट दी जाती है। वो विंडो डिलीवरी टिकट से उसके सर्वेंट या रिप्रेजेंटेटिव की पहचान होगी। In cases where licensee has been permitted to post the articles at 2 post offices, the daily docket shall be submitted to which office? ऐसे मामले जहां लाइसेंसधारी 2 डाकघरों में लेख पोस्ट करने की अनुमति ले लेता है। अब क्या होगा कि मैक्सिमम वो 2 डाकघरों में आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकता है। अब लाइसेंसधारी ने 2 डाकघर चुन लिए कि मैं यहाँ पर पोस्टिंग करूँगा और उसको ऐसी अनुमति मिल गई, तो उसकी मशीन का जो डेली डॉकेट होगा वो किस कार्यालय में रखा जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, एट पोस्ट ऑफिस वेयर लास्ट डिस्पैच इज मेड। तो डेली डॉकेट उस डाकघर में रखा जाएगा जहाँ पे दिन का लास्ट डिस्पैच या अंतिम प्रेषण किया जाएगा।
The hiring facility of the franking machine for government offices or departments or ministers will be available at the places where सरकारी कार्यालयों या विभागों या मंत्रियों के लिए फ्रैंकिंग मशीन को किराए पर लेने की सुविधा कौन से स्थानों पर उपलब्ध होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आएगा विल बी अवेलेबल ओनली एट प्लेसेस वेयर पोस्टल मशीन्स रिपेयर ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल। ऐसे स्थान पर जहां पे डाक की जो फ्रैंकिंग मशीनें होंगी उनके मरम्मत करने की सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर सरकारी कार्यालयों, विभागों या मंत्रियों के लिए फ्रैंकिंग मशीन किराए पर दी जाएगी। पिटनी बोवेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमने कर लिया, एक वेल नोन कंपनी है जो किसके लिए? पोस्टल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए फेमस है। तो पिटनी बोवेस किस चीज से जुड़ा हुआ है? रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन पिटनी बोवेस कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ OEM। OEM की फुल फॉर्म क्या होगी? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। Each franking machine shall have a unique number in format X 1 2 3 4 5 6 where X denotes 2। प्रत्येक फ्रैंकिंग मशीन को एक अद्वितीय संख्या दी जाती है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसका फॉर्मेट इस तरह से होता है X 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो ये X है ये किस चीज़ को डिनोट करता है? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, इनिशियल्स ऑफ द OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के इनिशियल्स को या हस्ताक्षरों को डिनोट करता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन इज रिप्लेस्ड विद रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। अब देखो, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, अब हम कर तो रहे हैं कि दो तरह की फ्रैंकिंग मशीन होती है, लेकिन वास्तविकता में 16/8/2010 को क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन थी उसको रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के साथ रिप्लेस कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन को हटा के रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को लागू किया गया। और ईच मशीन विल हैव अ सेपरेट नंबर, और प्रत्येक रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को एक सेपरेट नंबर दिया गया। जैसे नंबर था X 1 2 3 4 5 6, जहां पे X किस चीज को डिनोट करता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को डिनोट करता है। जैसे अगर F लिखा है तो ये वाली कंपनी हो जाएगी, P लिखा है तो ये वाली कंपनी, और P लिखा है तो भी ये पिटनी बोवेस हो सकता है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट लेटर रहेगा ये किसको डिनोट करेगा? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को डिनोट करेगा। An advertisement may be displayed with the frank impression provided the following conditions are met except which of the following? तो एक विज्ञापन को फ्रैंक शार्प के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि लाइसेंसधारी जितने चाहे उतने स्लोगन, जितनी चाहे उतनी एडवर्टाइजमेंट्स को लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अप्रूव करवा सकता है, लेकिन एक आर्टिकल के ऊपर मैक्सिमम एक ही स्लोगन या इंप्रेशन दी जा सकती है, कि एडवर्टाइजमेंट या स्लोगन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे उसी स्लोगन या एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछा गया कि कौन सा ट्रू नहीं है। इट शुड बी रिलेटेड सोलोली टू द बिजनेस ऑफ द लाइसेंसी। अब जो भी स्लोगन या एडवर्टाइजमेंट होगी वो पूरी तरह से लाइसेंसधारी के व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए। इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द इंप्रेशन ऑफ लाइसेंस नंबर एंड द पोस्ट मार्क। फिर दूसरी बात, ये लाइसेंस नंबर और पोस्ट मार्क से सेपरेट होनी चाहिए, नहीं कि एक दूसरे में इनको घुसा दिया। इट शुड बी कन्फाइंड टू द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवलप और कार्ड, और ये लिफाफे या कार्ड के ऊपरी बाएं कोने तक ही सीमित होनी चाहिए। इट कैन हैव अ सोशली रिलेवेंट मैसेज, इसमें सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेश हो सकता है, जो कि गलत है। इसमें कोई भी सोशली रिलेवेंट मैसेज नहीं होना चाहिए। The licensee can get approved from whom as many slogans and advertisements as he desired, provided not more than one slogan or advertisement is used on article। तो लाइसेंस धारक किससे जितने चाहे उतने नारे या विज्ञापन स्वीकृत करवा सकता है, लेकिन किसी भी आर्टिकल के ऊपर मैक्सिमम एक नारा या विज्ञापन दिया जाएगा। ये हमने ऊपर पढ़ लिया। तो जो ये एडवर्टाइजमेंट्स या स्लोगन्स हैं किससे अप्रूव करवाई जाएंगी? करेक्ट आंसर आएगा हेड ऑफ डिवीजन से, यानी कि सुपरिटेंडेंट से, अधीक्षक से इन एडवर्टाइजमेंट्स को या स्लोगन्स को अप्रूव करवाया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ कटिंग द डाइस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इज मेट बाई हूम। अब देखो, अगर एडवर्टाइजमेंट देनी है, कोई स्लोगन देना है, उसके लिए डाइस की कटिंग की जाएगी। अगर डाइस की कटिंग की जाएगी तभी उसके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है, इंप्रेशन उसकी तभी आएगी। तो जो भी कॉस्ट
कटिंग हो कॉस्ट ऑफ कटिंग होगी डाइस की, यानी कि डाइस को काटने का जो भी खर्चा होगा वो किसको देना होगा, लाइसेंसी को देना होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Which of the following is the stamping machine intended to stamp impressions of dies of approved design on private and official postal articles in payment of postage and postal fees? निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंपिंग मशीन डाक और डाक शुल्क के भुगतान में निजी और आधिकारिक डाक वस्तुओं पर अनुमोदित डिजाइन के डाइस की इंप्रेशन लगाने के लिए बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास दिया आएगा फ्रैंकिंग मशीन। कौन सी मशीन? स्टैंपिंग मशीन इसको कहा जाता है। ऊपर भी हमने पढ़ा कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है, एक स्टैंपिंग मशीन है। और इसको क्यों डिजाइन किया गया है? ताकि डाक शुल्क के भुगतान के लिए, चाहे वो निजी लेख हो चाहे वो आधिकारिक डाक वस्तुएं हैं, उनके ऊपर एक अनुमोदित डिजाइन की इंप्रेशन लगाई जा सके। अ कमीशन ऑफ परसेंट इज परमिटेड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स यूज्ड। प्रयुक्त फ्रैंक के मूल्य पर कितने प्रतिशत कमीशन की अनुमति है? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी, 3% कमीशन की अनुमति है। If an article after proper franking is posted in letter box, यदि कोई भी आर्टिकल उचित फ्रैंकिंग करने के बाद पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है तो क्या किया जाएगा? हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया कि अभी आपने आर्टिकल फ्रैंक किया है तो उसको पोस्ट कहाँ पे करना है? उसको आपने पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लाना है, वहीं से उसको पोस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आपने अच्छे से उसको फ्रैंक कर दिया, फ्रैंक करने के बाद पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो उसको क्या किया जाएगा? अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। In the event of breach of any condition of the license of the automatic franking machine in India will be forthwith cancelled by whom? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। दो क्वेश्चन है, हमने एक पढ़ा ऊपर की अगर फ्रैंकिंग मशीन है उसके लाइसेंस को रद्द करना है, उसको रिफ्यूज करना है, तो वो अथॉरिटी किसके पास है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी कि सुपरिटेंडेंट के पास है। लेकिन फ्रैंकिंग मशीन की जो कंडीशंस है उन कंडीशंस का अगर उल्लंघन होता है, उस स्थिति में फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को कौन रद्द कर सकता है? तुरंत हेड ऑफ सर्किल प्रमुख रद्द कर सकता है। तो दो अलग क्वेश्चन है, एक तो कि कौन फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के लिए रिफ्यूज कर सकता है या उसको कैंसिल कर सकता है बिना कोई कारण बताए, वो है सुपरिटेंडेंट। अब यहाँ पे कारण आ गया, कारण ये आ गया कि फ्रैंकिंग मशीन की जो भी शर्तें थी लाइसेंस के बारे में उनका उल्लंघन होता है, उस स्थिति में सर्किल हेड उस फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रद्द कर देगा। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड बी, फ्रैंक लेखों को क्या किया जाना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी, शुड बी प्रेजेंटेड एट दी काउंटर, उनको डाकघर काउंटर पर प्रस्तुत किया जाएगा। कौन से डाकघर काउंटर पर? जो काउंटर स्पेसिफाई किए जाएंगे, निर्दिष्ट किए जाएंगे कि यहाँ पे आपने इन आर्टिकल्स को पोस्ट करना है। Articles bearing the frank of a date immediately preceding the date of presentation of article will be accepted if लेख की प्रस्तुति की तारीख से ठीक पहले की तारीख वाले फ्रैंक लेख स्वीकार किए जाएंगे। कब स्वीकार किए जाएंगे? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, इफ दे वे आल्सो द इंप्रेशन ऑफ लाइसेंस डाई ऑफ द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि मान लीजिए आप एक फ्रैंक आर्टिकल 15 तारीख को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर 14 तारीख की इंप्रेशन लगी है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 14 तारीख यानी कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन की जो आप तारीख को आर्टिकल प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बिल्कुल पीछे की तारीख यानी कि 14 तारीख की इंप्रेशन उसके ऊपर लगी है, तब भी इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर इसके ऊपर लाइसेंस डाई की इंप्रेशन 15 तारीख की लगी हो। Which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा गलत है? The franked articles must be tendered at the window of the office of posting. तो सबसे पहले फ्रैंक किए हुए लेखों को आपने डाकघर खिड़की पर प्रस्तुत करना होता है। Each dispatch of articles should be tendered in separate bundles according to value of a franc. फिर उसके बाद आर्टिकल के प्रत्येक प्रेषण को आप कैसे लेके आएंगे? यानी कि फ्रैंक किए हुए लेखों को जब डाकघर में आप प्रस्तुत करेंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे? उनको बंडल बनाकर लेकर आएंगे। अब बंडल जो है वो कैसे बने होंगे? वैल्यू ऑफ अ फ्रैंक,
फ्रैंक के मूल्य के अनुसार, यानी कि 5-5 रुपए की फ्रैंकिंग जिन आर्टिकल्स के ऊपर है उनका अलग बंडल बना होना चाहिए, 10-10 रुपए की फ्रैंकिंग जिनके ऊपर है उनका अलग बंडल बना होना चाहिए। तो सेपरेट बंडल उनके आपने बना के लेके आने हैं और सेपरेट बंडल अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ अ फ्रैंक होंगे। A separate daily docket should be submitted for each machine possessed by the licensee। फिर लाइसेंस धारक द्वारा अगर एक से ज़्यादा फ्रैंकिंग मशीन ली गई है तो हर फ्रैंकिंग मशीन के लिए अलग डेली डॉकेट को रखा जाएगा, अलग डेली डॉकेट प्रस्तुत करना होगा। यानी किसी के पास अगर 2 फ्रैंकिंग मशीन्स हैं तो उसको 2 डेली डॉकेट प्रस्तुत करने होंगे। द पोस्ट ऑफिस शैल ग्रांट रिसिप्ट फॉर एनी मनी पेड बाय लाइसेंसी इन फॉर्म ACG 17। ये गलत हो जाएगा। लाइसेंस धारी के द्वारा जब भी कोई पैसे पे किए जाते हैं इसके लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा लाइसेंस धारी को एक रिसिप्ट जारी की जाती है ACG 67 के ऊपर, ना कि ACG 17 के ऊपर। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। आर्टिकल्स वेयरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट्स विल बी, तो हमने कर लिया कि अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर फ्रैंक इंप्रेशन है लेकिन पिछली किसी डेट की है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो भी हमने ऊपर कर ली कि बिल्कुल प्रीसीडिंग डेट है, प्रीसीडिंग डेट की इंप्रेशन है लेकिन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन की लाइसेंस डाई की इंप्रेशन उसके ऊपर लगी हुई है, तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। The version 2 models of remotely managed franking machines were approved to which of the following regional equipment manufacturers। remotely managed franking मशीनों के संस्करण 2 मॉडल निम्नलिखित में से किस मूल उपकरण निर्माता को अनुमोदित किए गए थे? तो उसका करेक्ट आंसर डी आएगा। नियोपोस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पिटनी बोवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद फार्मा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सबको किए गए थे। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगी। Franking machines remotely managed of such vendors and models which are authorized by the shall only be used for franking an appropriate postage value on the items। तो ऐसे विक्रेताओं या मॉडलों की फ्रैंकिंग मशीनें आपने प्राप्त करनी है या उनका यूज़ करना है फ्रैंक करने के लिए जो किसके द्वारा अधिकृत की गई होंगी? डायरेक्टर जनरल के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रैंकिंग मशीन, इनमें से कौन सा फ्रैंकिंग मशीन के बारे में सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैंकिंग मशीन मीन्स अ मशीन ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल। तो फ्रैंकिंग मशीन का अर्थ एक ऐसी मशीन से है जो महानिदेशक द्वारा अधिकृत की जाती है, बिल्कुल सही। Franking machine provides an alternative mode for payment of postage in respect of an item through a unique frank impression। फ्रैंकिंग मशीन एक अद्वितीय फ्रैंक इंप्रेशन के माध्यम से किसी आइटम के संबंध में डाक के भुगतान के लिए वैकल्पिक मोड प्रदान करती है। यानी कि किसी भी डाक वस्तु के लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने का आपको एक मेथड प्रदान करती है, माध्यम प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। फ्रैंक मशीन कैन बी मैनेज्ड फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन थ्रू अ सर्वर फॉर अपलोडिंग क्रेडिट्स और पोस्टेज वैल्यू एंड आर आल्सो नोन एज रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। अब देखो हमने रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन बार बार पढ़ा, अब इसको रिमोटली मैनेज्ड क्यों कहा जाता है? इसके आगे रिमोटली मैनेज्ड क्यों लगाएं? रिमोटली मैनेज्ड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को जब आप दूर से मैनेज कर सकते हो, आप क्या कह सकते हैं उसको, आप प्रबंधित कर सकते हो, तो उसको रिमोटली मैनेज्ड कहा जाता है। तो ये जो फ्रैंकिंग मशीन है इसको रिमोटली मैनेज्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस फ्रैंकिंग मशीन को क्रेडिट या डाक मूल्य अपलोड करने के लिए सर्वर के माध्यम से दूरस्थ स्थान से प्रबंधित किया जा सकता है, क्योंकि इस मशीन को कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर के माध्यम से क्रेडिट इसमें अपलोड हो जाएंगे दूर से ही। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। For which of the following the post office is not responsible about franking machine? निम्नलिखित में से डाकघर फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में किस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। पोस्ट ऑफिस shall not incur any liability for any damage or loss caused to licensee due to the purchase of an unapproved model or defective machine or any damage done to machine।
किसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर लाइसेंसधारी ने किसी अस्वीकृत मॉडल या दोषपूर्ण मशीन को खरीद लिया है, ठीक है, ऐसी मशीन जो अप्रूव नहीं थी, डायरेक्टर जनरल ने उसको अप्रूव नहीं किया था, मान लो उसने वो मशीन खरीद ली, तो ऐसी मशीन को खरीदने के कारण अगर उसको कोई भी नुकसान होता है तो डाकघर इस चीज़ का कोई भी दायित्व नहीं लेता है। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस शैल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी फॉर एनी डैमेज और लॉस कॉज टू लाइसेंसी ड्यू टू परचेज ऑफ एन अप्रूव्ड मॉडल और डिफेक्टिव मशीन और एनी डैमेज डन टू मशीन। तो ये पॉइंट तो सही है, अगर वो अप्रूव्ड मॉडल की या मशीन खरीदता है तो इसके लिए डाकघर जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अगर वो अनअप्रूव्ड, ठीक है, ऐसी मशीन ले लेता है जो अप्रूव नहीं है तो उस चीज़ के लिए फिर डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। Who may take the license for using the franking machine for franking a postage value on the item। डाक वस्तुओं पर डाक मूल्य अंकित करने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने का लाइसेंस कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राधिकरण, इन सब के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने का लाइसेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शैल बी द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंस फॉर यूजिंग फ्रैंकिंग मशीन ऑन सर्टेन फीस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क पर फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण कौन होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। डिविजनल हेड या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर होता है, डी ऑप्शन सही आएगी। Who shall be authorized to issue or renew or suspend or cancel a license issued for using a franking machine। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को उपयोग करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रीन्यू करने या उसको कैंसिल करने या उसको सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है? तो ये भी किसके पास है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Who may reserve the right to refuse the issue or renewal of a license or cancel a license at any time after giving an opportunity being heard and for reasons to be recorded in writing। important, किसी भी समय सुनवाई का अवसर देने के बाद और लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद लाइसेंस जारी करने या नवीकरण से इनकार करने तथा लाइसेंस रद्द करने का अधिकार किसके पास रहेगा? ये भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास रहेगा, यानी कि डिविजनल हेड या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर के पास रहेगा। वेयर द फ्रैंक्ड मेल शैल बी प्रेजेंटेड फॉर पोस्टिंग। तो जो भी फ्रैंक आर्टिकल होंगे उनको पोस्ट करने के लिए कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। इन द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, निर्दिष्ट डाकघरों में इनको आपने प्रस्तुत करना है। और ये निर्दिष्ट डाकघर कौन से होंगे? सुपरिटेंडेंट के द्वारा लाइसेंस में बताए गए डाकघर। The mail which is franked on a particular day shall be presented in the designated post office on। किसी विशेष दिन पर फ्रैंक की गई डाक निर्दिष्ट डाकघर में कब प्रस्तुत की जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ऑन द सेम डेट और ऑन द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो जिस तारीख को आप आर्टिकल के ऊपर फ्रैंकिंग कर रहे हैं उसी डेट को आपने इस आर्टिकल को डाकघर में प्रस्तुत करना है पोस्ट करने के लिए, या बिल्कुल अगले दिन अगर विशेष परिस्थितियों के कारण आप इसको पिछले दिन प्रस्तुत नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल विच इज फ्रैंक्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, तो ये हो गया। on a particular day shall be presented in the designated post office on the same day or on very next working day if it is not presented due to special circumstances along with। किसी विशेष दिन पर फ्रैंक की गई डाक को उसी तिथि को या उसके बिल्कुल अगले कार्य दिवस पर डाकघर में प्रस्तुत करना होता है। और ये जो आर्टिकल होंगे किसके साथ प्रस्तुत किए जाएंगे? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग के साथ, मेलिंग के विवरण के साथ इनको प्रस्तुत किया जाएगा। The mail which is franked on a particular day shall be presented in the designated post office on the same day और ऑन वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे। तो जो भी आर्टिकल आपने फ्रैंक किए, जिस दिन आप इनको फ्रैंक करेंगे उसी दिन आपने इनको डाकघर में पोस्टिंग के लिए प्रस्तुत करना होता है। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में आप इनको डाकघर में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल अगले कार्य दिवस पर आपको ये डाकघर में प्रस्तुत करने होंगे।
who may relax the period of presentation of franked mail in the post office under special circumstances। विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के तहत डाकघर में फ्रैंक किए गए डाक की प्रस्तुति की अवधि में किसके द्वारा छूट दी जा सकती है। यानी कि ये जो एक दिन है कि सेम डे आपने प्रेजेंट करने हैं या बिल्कुल नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर प्रेजेंट करने हैं, इस अवधि में कौन आपको रिलैक्स कर सकता है, छूट दे सकता है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास फ्रैंकिंग मशीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई गलती नजर आए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एमटीएस पोस्टमैन या पीएससी की तैयारी करने के लिए अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स आपको मिल जाएंगी। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए, अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो ये बुक भी मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत ही शानदार ये बुक है, क्वेश्चन ओशन इसका नाम है। ये बुक आप ले सकते हैं। इसके साथ हमने एक शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। आप भी इस जर्नी में ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद।